Good morning student, my name is Bhavani Singh and welcome to my channel Physics by BS Kelawat। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब कोई चार्ज जब रेस्ट में होगा उसकी स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैं इससे पहले 6 लेक्चर कर चुका हूं और आज का जो लेक्चर है वो 7th लेक्चर है। तो जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, तो आपको पुराने वाले सारे वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि 12th का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सीक्वेंस में है और अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर आप स्विच करके पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको जितने भी लेक्चर्स है 1.1 से 1.6 तक वो आपको 1 by 1 अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो किसी भी बॉडी का जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और दोनों पर इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। इसी वजह से हर बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करती है, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा न्यूट्रल मान सकते हो आप। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बॉडीज हैं, वो सारी की सारी न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फाइन, ठीक है, ओके। अब एक एटम की जब मैं बात करता हूं तो एटम के न्यूक्लियस में कौन होते हैं? तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो फिर बॉडी चार्ज कैसे होगी? तो फिर हमने देखा था कि सबसे पहले न्यूट्रल बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, तो उसके मेरे पास 3 मेथड थे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू कंडक्शन और ड्यू टू इंडक्शन। तो सबसे पहले फ्रिक्शन को लेके जब हमने किसी दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन करवाया तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो प्रोटॉन तो कहीं से कहीं पर जाएंगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन का वैसे मास भी बहुत ज्यादा होता है और सारे प्रोटॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसी वजह से वो न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं पर बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अब सिर्फ हमारे पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनर्जी जब मिलेगी तो वो फ्रिक्शनल, जैसे कि मैं किसी दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन करवाऊंगा तो उसके अंदर जो उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, जैसे तो दो बॉडी को आपस में मैं मूव कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो थर्मल एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और वो उनके ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और वो बॉडी चार्ज हो जाती है। मतलब तो कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होगी? तो कॉज ऑफ चार्जिंग जो है वो है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने 2 टाइप के चार्ज पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चार्जेस की प्रॉपर्टी के बाद में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्ब्स बताता है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। अब वो अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा, तो वो उन चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर वो सिमिलर चार्ज होंगे तो उसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, और वो डिसिमिलर चार्ज होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब देखिए, सपोज मेरे पास ये दोनों चार्ज है, दोनों बॉडी है वो चार्ज बॉडी है, तो अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन कहां से हो रहा है? क्योंकि हमको तो कोई चीज सीन नहीं हो रही है, दिख नहीं रहा है ना, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स लगता है उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब 2 चार्जेस जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरेक्ट करती है और उस इंटरेक्शन की वजह से ही रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स आता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा 2-3 लेक्चर्स के बाद में, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अट्रैक्शन होता है और कैसे रिपल्शन होता है और कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है 2 चार्जेस की आपस में इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो कुल मिला के उसमें 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है? क्योंकि दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपस में इंटरेक्ट करता है।
ठीक है। तो फोर्स के लिए दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पॉन्सिबल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनता है, ठीक है। तो आज हमको यही पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। जैसे कि कोई चार्ज है, तो चार्ज कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो जाएगी तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होगी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है, ठीक है। देखिए जैसे मेरे पास ये बॉडी अगर चार्ज है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब मैं किसी और चार्ज को लाऊंगा, अगर मैं चार्ज को यहां लाऊंगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इस चार्ज को अगर मैं दूर ले जाऊं और उस चार्ज पर अगर वहां पर कोई फोर्स नहीं लगे, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी चार्ज को हम प्लेस करेंगे तो वो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उस पर एक्सर्ट होगा या उस पर एक्सपीरियंस होगा। क्लियर है? तो ये भी इलेक्ट्रिक, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि द फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसी भी चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है ना, तो कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। अगर देखिए सपोज मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि ये मैं यहां खड़ा हूं, इस पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूं अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। क्लियर है ना? हमको वो विजुलाइज तो नहीं हो पाती। जिससे मैं कहता हूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरे चार्ज को यहां पे लेके आता हूं। उस चार्ज पर अगर फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का कैसा भी अगर फोर्स लगता है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर उस चार्ज पर कोई फोर्स यहां पर नहीं लगता तो हम कहेंगे यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बनाती है। क्लियर है? और जो भी बॉडी चार्ज हो जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशंस, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं वो देख लेते हैं। चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। चार्ज हो या ग्रुप ऑफ चार्ज हो, ठीक है, वो अपने अराउंड क्या क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज, ठीक है। और जितना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे कि मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। अगर मैं 2 कूलम चार्ज कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इंक्रीज होने वाली है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ज्यादा फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब वो फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं तो वो अभी हम आगे वाले डेरिवेशन में अभी देखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, व्हेन अ चार्ज इज ब्रॉट नियर टू अनदर चार्ज interact with other field, the interaction between the field is responsible for force। मैंने आपको बताया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? दोनों चार्ज की जो फील्ड लाइन होती है उन फील्ड लाइन का इंटरेक्शन जब होता है या उन फील्ड का जब इंटरेक्शन होता है वही रेस्पॉन्सिबल है फोर्सेस के लिए, है ना। अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, the field around electric charge when other charge experience attraction or repulsion force is called electric field of first charge, ठीक है। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास एक बॉडी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, है ना। तो ये बॉडी है, इस बॉडी के पास मैं दूसरा कोई चार्ज लेके आता हूं। अगर उस चार्ज पे फोर्स लगता है तो मैं कह दूंगा ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है ना? अगर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता दूसरे चार्ज पर तो हम कहेंगे इसने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं किया या यूं कह सकते हैं इस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर है? तो अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कितना लगाएगा? तो वो फोर्स लगाएगा F इक्वल टू QE। जैसे मैं कह रहा हूं F इक्वल टू QE का क्या मतलब है? जैसे कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है। अगर कोई चार्ज मैं यहां पर रखता हूं Q0, ठीक है, यहां पे मैंने कोई Q0 चार्ज रखा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? Q0E, ठीक है ना। अगर यहां पे मैंने Q0 चार्ज रखा है ना, इसको आगे जाके मैं टेस्ट चार्ज ही बोलूंगा अभी, है ना। तो मैंने Q0 चार्ज रखा तो इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q0E। क्लियर है ना? F क्या हो जाएगा? तो F हो जाएगा फोर्स। Q0 क्या हो जाएगा? Q0 वो चार्ज होगा जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है
और ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज ने बनाया होगा, ठीक है। और ये जो चार्ज है इसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, क्योंकि इसका यूज हम कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। क्लियर है? ओके। The idea of electric field is given by the Faraday. According to this, a particle with charge Q experience a force in a field E is given by, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, तो दैट इज F इक्वल टू QE. F is a force, Q is a charge which experience a force and E is an electric field. Fine? Okay. अब देखिए, जैसे मेरे पास दो तरह के चार्ज थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो, तो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट करता है और नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, देखो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से इमिट होता है, और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। फाइन, ओके। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो E इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। क्या मतलब है इसका, रेडियली मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब यहां, जब ये यहां से पास करेगी तब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी सरफेस से। फाइन, ओके। अब देखिए, माइनस क्यू होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पर वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है E इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रेडियली का मतलब परपेंडिकुलर भी होगी मगर इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ओके। अब ये देखो, ये दोनों चार्ज दिख रहे हैं आपको, प्लस और माइनस क्यू, ये यहां पर सोर्स चार्ज है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ठीक है। देखो, मैंने एक एग्जांपल इधर लिख रखा है कि मेरे पास कोई प्लस क्यू सोर्स चार्ज है और इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, ठीक है। ओके। अब मैं एक टेस्ट चार्ज ले जाऊंगा। अब देखो, टेस्ट चार्ज के बारे में सुन लो, नाम से क्लियर है कि इसका यूज टेस्टिंग के लिए होगा। किसकी टेस्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं, इसकी टेस्टिंग के लिए। ओके। अब देखिए, जो टेस्ट चार्ज होगा वो टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि नियरली जीरो होना चाहिए। मतलब ऐसा चार्ज जिसका खुद का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो या जीरो के बराबर हो, ठीक है। तो सर ऐसा कोई चार्ज होता क्या, तो ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। इसका ये सिर्फ कंसेप्ट है जिसका इसको हम फिक्सियस चार्ज बोलते हैं। एक इमेजिनरी चार्ज है जिसका यूज हम करते हैं, इसको हम मानते हैं, ऐसा है ना। तो देखो, जैसे कि मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, अब मैं क्या पता करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सोर्स चार्ज ने कहां तक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है। तो मैं लाऊंगा एक टेस्ट चार्ज, उसको मैं लिखूंगा Q0। और एक और बात, टेस्ट चार्ज जो होता है उसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो मैंने वो टेस्ट चार्ज लिया, उस टेस्ट चार्ज को मैंने इस जगह पर प्लेस कर दिया, इस लोकेशन पर प्लेस किया, और मैं देखता हूं कि इस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इस सोर्स चार्ज का यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर है? ओके। फिर मैं उस Q0 चार्ज को या टेस्ट चार्ज को यहां पर ले जाके प्लेस किया। जैसे ही मैंने इस Q0 चार्ज को ले जाके यहां प्लेस किया तो इस पर एक फोर्स लगने लगा। फोर्स लगने लगा, इट मींस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्लियर है? तो किसी भी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं उसका पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। वहां आप ले जाके टेस्ट चार्ज रख दो, अगर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और नहीं लगता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अब एक और बात, सर टेस्ट चार्ज आपने जो लिया उस टेस्ट चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, तो देखो, अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मैं बड़ा ले लूं, अगर टेस्ट चार्ज को मैं नहीं मानता हूं कि अगर टेस्ट चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज नहीं है ना, तो अगर टेस्ट चार्ज कोई होगा और टेस्ट चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो देखिए ये इस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, जिससे आप उस सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो। तो सोर्स चार्ज ऐसा होना चाहिए जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो और वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे या डिस्टर्ब ना करे। क्लियर है? तो टेस्ट चार्ज हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका नेचर पॉजिटिव होगा और जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक है? ओके। अब देखिए, हियर द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू द सोर्स चार्ज विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर प्लस माइनस क्यू जो चार्ज दे रखे हैं वो सोर्स चार्ज है जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज। क्यू नॉट जो होता है बहुत स्मॉल चार्ज है, छोटा चार्ज है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता।
टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज को मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट, क्यू नॉट इज नॉट अ रियल चार्ज, इट इज अ फिक्सियस चार्ज। ये कोई रियल चार्ज नहीं होता, ये एक फिक्सियस चार्ज है। फाइन। अब देखिए, एट एनी पॉइंट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ई प्रेजेंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, और अगर किसी टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स उस पॉइंट पर नहीं लग रहा है, इट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और दो अगर चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर जाके एंड हो जाएगी। वो लूप नहीं बनाएगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएगी। ठीक है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है। अब देखिए, अब इस सोर्स चार्ज में देखो, ये मेरे पास कोई सोर्स चार्ज है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं। सपोज यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है। अब यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू नॉट ई, और उस फोर्स की वजह से ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का आपके पास एक तरीका है। वो टेस्ट चार्ज जिधर मूव करेगा फोर्स लगने से, है ना, जो टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज इस तरह से आगे बढ़ रहा है, देखो ये प्लस, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन होगा, ये इधर जाएगा, इट मींस यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगला क्वेश्चन, सर अगर इस चार्ज को मैं यहां रख दूं तो यहां रख दोगे तो F इक्वल टू क्यू नॉट ई इस पर भी लगेगा और ये इधर मूव करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये तरीका। सर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है, तो देखो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट टी। अभी देखो ये चार्ज अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे हो जाएगी, इधर हो जाएगी। और बिल्कुल ट्रू भी है, देखो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर होता है और पॉजिटिव में बाहर की ओर होता है, इससे हम जस्टिफाई भी ये कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखिए, E is an vector quantity, direction of force on Q naught tells about the electric field direction। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस दे हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो डायरेक्शन किधर होगी, जिधर टेस्ट चार्ज की मूवमेंट होगी, है ना, जिधर फोर्स लगने के बाद में टेस्ट चार्ज जिधर मूव करेगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, तो चार्ज के अराउंड जो फील्ड क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। क्लियर है? ओके। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं कैसे पता करोगे, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज प्लेस कर दो, अगर उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगता है इट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता इट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ये ठीक है। अच्छा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी में चार्ज को रख दूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। अगर कोई क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू ई, F बराबर क्यू ई। अच्छा, उस फोर्स लगने से उस चार्ज के साथ क्या होगा, तो देखो जैसे ही कोई फोर्स लगता है F इक्वल टू एम है, F इक्वल टू एम है, किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो वो बॉडी एक्सीलरेट करने लग जाती है, उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज को रखोगे तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करने लग जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है एक्सीलरेशन का मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज होना। इट मे बी वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसको अपन पॉजिटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे, मगर वो एक्सीलरेशन तो होगा, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। फाइन। तो हमने जो अभी जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चार्ज के अराउंड जो फील्ड क्रिएट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनता है। ठीक है, और ये सारी बातें हम स्टैटिक चार्ज के लिए कर रहे हैं और ये सारी बातें ट्रू किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है। अभी हमने चार्ज को पॉइंट चार्ज ले रखा है। फाइन। अब हम पढ़ेंगे कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फाइन, तो पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर। देखो अब हमें देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए मैंने बताया था कि इंटेंसिटी जो होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। कोई किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अभी देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है या किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, तो F इक्वल टू क्यू ई। अगर वो टेस्ट चार्ज है तो F बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू नॉट ई, और वहां से हम E को सेपरेट कर लेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट, और यहां पर जो E जो है यही आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। यहां पर जो E है F हो जाएगा फोर्स। अगर देखो अगर मैं क्यू नॉट को 1 कूलम ले लूं तो E इक्वल टू F हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा मैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, है ना। तो फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, है ना। किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। एक डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और दे सकता हूं, देखो यहां पर E जो है F अपॉन क्यू नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी पॉइंट पर उस क्यू नॉट चार्ज पर लगने वाला फोर्स और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो भी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट है। ठीक है, अब कभी भी आपको कोई भी पूछे कि जैसे आपको किसी भी पॉइंट पर, सपोज मुझे इस पॉइंट पर, सपोज ये रूम है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पर मुझे क्या लाके रख देना होगा, एक टेस्ट चार्ज लाके रख देना होगा। उस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। फाइन, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, तो मैंने बताया कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख दो, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से उसके अंदर मोशन आएगा और जिस भी डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जो टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होती है किसी पॉइंट पर, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज। ठीक है, F क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, अज्यूम दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्लियर है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह रहे हैं कि क्यू नॉट बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो उसको लिखने का तरीका वेक्टर में ये भी होता है, E लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, वो लगभग जीरो के, और F इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखने का तरीका हो गया। अब बात करें इसकी यूनिट की, F की होती है न्यूटन, क्यू नॉट की होती है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। एक यूनिट आगे और बताऊंगा मैं आपको थर्ड चैप्टर में, वोल्ट पर मीटर। अगर आपको ऐसे शॉर्ट में देखना तो बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि ये कोई प्लस प्लेट है और ये कोई माइनस प्लेट है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है D और इसका बीच का पोटेंशियल है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ प्लेट्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो E इक्वल टू V अपॉन D होता है, तो V का होता है वोल्ट और D का होता है मीटर। तो एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे और आएगी, वो आएगी वोल्ट पर मीटर। दोनों यूनिट आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू F अपॉन Q। F का क्या होता है, M1 L1 T माइनस 2, Q क्या होता है I इंटू T, तो A1 T1। इसको अपन M1 L1 T ऊपर जाएगा T माइनस 3 और A ऊपर जाएगा A माइनस 1। क्लियर है, ओके। अब एक छोटी सी बात और, आपको यह पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से तो आउटवर्ड जाती है और माइनस के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो देखो मैंने यहां दो प्लेट बनाई है, प्लस और माइनस वाली प्लेट। इस प्लस माइनस वाली प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है,
अब हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप प्लस चार्ज रखो तो क्या होगा और माइनस चार्ज रखो तो क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई प्लस चार्ज रखता हूं, ठीक है, अब इस प्लस चार्ज को देखो, ये प्लस और प्लस रिपल करेगा और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस चार्ज इधर भागेगा। क्यों भागा? क्योंकि इस पर फोर्स लगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई, ठीक है। तो प्लस चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा, साथ साथ मूव करेगा। यहां पर देखो, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने माइनस चार्ज माइनस क्यू प्लेस किया तो इस पर भी फोर्स लगेगा क्यू नॉट ई, माइनस क्यू नॉट ई। और देखिए माइनस और प्लस अट्रैक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। तो प्लस क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है और माइनस क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। ये आपको न्यूमेरिकल में काफी काम आने वाले, एनसीईआरटी में से बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं जब आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डायरेक्शन को बताया गया। तो इलेक्ट्रिक प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वापस एक लाइन में डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, फाइन। और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, क्या करोगे आप? वहां पर उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, उस पॉइंट पर जो फोर्स आएगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब हम क्या पढ़े? तो अब हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है? देखो अगर मेरे पास कोई यहां पर कोई चार्ज है, सपोज ये बाहर का एक चार्ज है, अब इस चार्ज की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी हम बात करें पॉइंट चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो इस तरह का शेप होगा उसका। तो मान लो ये इस तरह का एक चार्ज पड़ा हुआ, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, फील्ड लाइंस। अब मैं मानता हूं कि इस चार्ज की वजह से मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो कितनी होगी उसका एक छोटा सा डेरिवेशन हम करने वाले। क्लियर है? अब यहां पे कितनी होगी, यहां पे कितनी होगी, क्या डिस्टेंस के साथ कोई वेरिएशन होगा या नहीं होगा, तो वो हम अभी देखने वाले। क्लियर है? तो ये आप कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए अब हमारा क्या टॉपिक है, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर मैं इस O पॉइंट पर मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं प्लस क्यू, ठीक है। और मान लो ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड होगा, सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो क्या लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू at point O. We want to calculate electric field intensity at point P which is at distance R, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, कौन सा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। उस सोर्स चार्ज को मैंने पॉइंट O पे रख रखा है और वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर, इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, उस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे हम? तो आपको यहां पर एक पॉइंट चार्ज प्लेस करना होगा। तो यहां पर हम एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर देंगे Q नॉट, है ना। तो वी प्लेस अ पॉइंट चार्ज प्लस Q नॉट एट पॉइंट P, so we have to calculate force on टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया, अब इस पर हमने एक फोर्स निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक सोर्स चार्ज है और यहां पर ये एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज इस पर, दोनों प्लस प्लस है ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये इस पर इधर एक फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले इस फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। तो फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q नॉट
बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम निकाल लेंगे एफ, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप, ये हो जाएगा आपके पास फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। उनको दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखेंगे, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है आपको पता है, F इक्वल टू था Q नॉट E, तो E हमारे पास था F अपॉन Q नॉट, और F की वैल्यू यहां से रखेंगे 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप, और अपॉन में क्या आ जाएगा Q नॉट। F की वैल्यू रखी मैंने, ये E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, F की वैल्यू रखी अपॉन Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो देखो E क्या बचा हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। मतलब आपके पास कोई पॉइंट चार्ज था Q, और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई KQ बाई आर स्क्वायर, कितनी आई KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको सिंपली हम लिख सकते हैं KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं कि R और E में क्या रिलेशन है ना। तो क्या है रिलेशन बिटवीन E एंड R। तो देखो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे, देखो दो ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये आपके पास R हो जाएगा और ये E हो जाएगी। ये आपके पास अगर E है तो ये 1/r है। ग्राफ में चेंज है, देखो ये E और R के बीच का है, ये E और 1/r के बीच में है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/r है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, तो x प्रोपोर्शनल टू y, ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसमें आपने जो ग्राफ बनाया E और R के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इन दोनों ग्राफ का ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में E और R में पूछे तो ऐसा बनाना है, और E और 1/r में पूछे तो फिर ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। ओके, सबसे पहले एक बात और, अगर आपकी डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, जैसे कि हम यहां पे लिखते हैं KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है, E इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। अगर आपके पास R इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, तो E आपका नियरली अबाउट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसे ही R आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी तो E आपका 0 के नियर अबाउट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट पर E कितना हो जाएगा 0। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, मेरी बात सुनो, ये सोर्स चार्ज है और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो यह हम R को 0 नहीं कर सकते। देखो ये इस पॉइंट पर जहां पर सोर्स चार्ज रखा हुआ उसी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0 होगा, तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है, तो ये वैल्यू नहीं है ना। तो ये हम ये कंडीशन यहां नहीं रखनी है आपको, अनडिफाइंड नहीं होता है ना। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके ही लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है ना, वो 0 होता है, नहीं हो सकता, ठीक है। और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब एक मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, सपोज एक पॉइंट चार्ज है, अब वो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आउटवर्ड जाती है और वो चलती रहेगी, पर इनफाइनाइट पे उसकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है, ठीक है। कोई पूछे कि पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां तक जाएगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती, खत्म। अगर उसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिल रहा, सपोज पॉजिटिव से, तो इनफाइनाइट तक जाएगी वो, और इनफाइनाइट पे चार्ज की जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपकी क्या होने वाली है, बहुत कम हो जाएगी या 0 के बराबर हो जाएगी। यहां से दिख रहा देखो, आज अगर आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगा, देखो, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अभी आपने ये जो सेटअप किया है ये आपने वैक्यूम में माना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू K को क्या लिखेंगे 1/4πε0 KQ बाई आर स्क्वायर। अगर मैं किसी मीडियम में रख दूं, इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं मीडियम में करूं तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। अगर आपको, है ना, अगर आपको कहा क्या निकालना हो, अगर हमको परमिटिविटी निकालनी हो, अगर आपको εr निकालना हो तो हो जाएगा E0/em। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, फ्री स्पेस में, और कहां पर, मीडियम में। इन दोनों के रेशियो को अपन परमिटिविटी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू भी रख सकते हो आप εr। इसकी जब वैल्यू रखोगे
तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। जैसे हमने उस कूलम्ब्स लॉ के अंदर परमिटिविटी देखी थी, तो इसमें भी ये परमिटिविटी का फॉर्मूला इस तरह से आ सकता है, परमिटिविटी, ठीक है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालने का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है कि परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज नोन एज अ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। अब देखिए ये तो था, ये क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये इसका एक तरीका था। इसको वेक्टर फॉर्म में चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्लियर है। अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखो E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर और R कैप। आप चाहो तो इस R कैप को क्या लिखते हैं हम, आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ई का एक और फॉर्मूला वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से आप उसको लिख सकते हो, क्यू अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर, ठीक है। सर ये आर क्यूब कैसे आ गया, ऊपर भी तो आर है, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। किस क्या फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। आपको प्लस माइनस का जब आप यूज करते हो ना चार्ज के लिए, तो वो वेक्टर फॉर्म जब भी पूछी जाती है वहां आपको प्लस माइनस का यूज करना है। अदरवाइज आप फोर्सेस की डायरेक्शन लिख ही लेते हो तो वहां आपको कभी भी प्लस माइनस कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो था किसी एक चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, KQ/R²। अब ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, KQ/R², ठीक है। और ये इन दोनों के ग्राफ है। ग्राफ में आगे आपको और बताऊंगा, जब मैं आपको नीट या जेई लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हाल फिलहाल स्टार्टिंग है तो इसमें हम बोर्ड लेवल तक का ही देख रहे हैं, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज होंगे, उन ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो उन सब चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा, उसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। आप ये कॉपी कर लीजिए। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, उन मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहलाएगा। ये प्रिंसिपल हमने कूलम्ब्स लॉ में यूज किया था। देखो कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा कोई फर्क तो है नहीं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के अंदर दो चार्जेस के बीच में फोर्स के Q1 Q2/R² होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले केस में किसी Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, KQ/R²। यही तो होता है दोनों में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने वहां पर भी पढ़ा था, वहां पर फोर्सेस पढ़े थे, यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, बस यही फर्क है, बिल्कुल ठीक है। और एक बात और है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला चैप्टर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपका जो थर्ड चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। माइनर सा चेंज है ना, ई वहां वी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो के वो फॉर्मूले वापस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पहला चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, तो आपको आगे बहुत काम आएगा। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम लेते हैं और वहां पर पॉइंट चार्जेस बनाते हैं। देखो मैंने यहां पर एक सिस्टम लिया है और यहां पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे चार्जेस लेते हैं, Q1 Q2 एंड सो अप टू Qn, ठीक है। और यहां आप P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर को मेंशन कर देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा और ये आपका Rn हो जाएगा, क्लियर है। ये आपके मल्टीपल यहां, ठीक है, ये आपके इनफाइनाइट तक है, बहुत सारे चार्जेस है कुल मिलाकर, ठीक है। अब देखिए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहां पर क्या प्लेस करना होगा, एक टेस्ट चार्ज। क्या रखना होगा, एक टेस्ट चार्ज रखना होगा, ठीक है। टेस्ट चार्ज रखने के बाद देखिए इन दोनों के बीच में एक या ये वाला चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 बनाएगा, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगी और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी En हो जाएगी, क्लियर है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मल्टीपल चार्जेस हैं Q1 से लगाकर Qn तक, ठीक है। अब इनके में डिस्टेंस भी शो कर सकते हैं अपन, R10 R20 Rn0, ये इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएंगे इनके बीच के, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स दोनों के बीच में। फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन ये हो जाएगा R1 नॉट का स्क्वायर। ये आपने निकाल लिया फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q0। जब ये F की वैल्यू यहां रखोगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर। और अगर आप चाहो तो इसके पीछे यूनिट वेक्टर भी प्लेस कर सकते हो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस पहले का मतलब इस Q1 चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई E1 आई। और उस E1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, उस E1 की वैल्यू होगी हमारे पास K Q अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर अपॉन R1 नॉट की कैप। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बन जाएगी। इसी तरह से हम बाकी वाले चार्जेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कॉपी कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल वो कहता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस is equal to the vector sum of all electric field intensity due to a individual charges at the same point। मतलब इस Q0 चार्ज पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो होगी वो किसके बराबर होगी, इन सारे इलेक्ट्रिक चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां प्रोड्यूस की है उनका वेक्टर सम। वेक्टर का मतलब आपको सिंबल का भी यूज करना होगा। ठीक है, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉइंट पे है उसका एल्जेब्रिक सम होगा। क्लियर है, इस तरह से हमने n पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 Q2 सो अप टू Qn, उनके पोजीशन वेक्टर ले लिया R1 R2 एंड सो अप टू Rn। और फिर हमने क्या कर लिया, वी विश टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस Q1 चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकालना चाहता हूं। तो पहले दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल लिया और मैंने उसको E1 इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है ये निकाल लिया। तो इस तरह से आप सिमिलरली करके लिख सकते हो अब, है ना। सिमिलरली E2 कितनी हो जाएगी के Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट का होल क्यूब। इस तरह से En कितनी हो जाएगी के Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर Rn नॉट का कैप। ठीक है, अब आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दो। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सब चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यहां पे सिंपली आपको ये वैल्यूज लिख देनी है के Q1 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट का कैप, के Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर और R2 नॉट का कैप। ठीक है, इस तरह से सॉल्व टू के Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर Rn नॉट का कैप। क्लियर है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, सिर्फ इसमें k कॉमन आ रहा है, k कॉमन बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहां E क्या हो जाएगा, k हमारे पास कॉमन आ गया तो Q1 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट का कैप, Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट की कैप। इस तरह से Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर Rn नॉट का कैप। क्लियर है, और आप चाहो तो इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, समेशन की फॉर्म का मतलब इस पूरी इक्वेशन को कॉम्पैक्ट करके छोटा करके लिख सकते हो। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन में i की वैल्यू को 1 से लगाकर i की वैल्यू को n तक मूव कर दो। यहां पे आ जाएगा Qi अपॉन R i नॉट का स्क्वायर, यहां आएगा R i नॉट का कैप। ठीक है, तो देखिए आप अगर i की वैल्यू 1 रखोगे दिया आ जाएगा, i की वैल्यू 2 रखोगे दिया आ जाएगा। इस तरह से n सीरीज तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या बताने की कोशिश करी है। हमने क्या करा है, अगर आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखे हो, है ना, और आपको किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बाकी सारे चार्जेस द्वारा क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये होता है आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज। क्लियर है,
अब देखिए, आज की क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं। ये आज की जो क्लास थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर थ्योरेटिकल क्लास हो जाती है। अगली क्लास में आने वाली क्लासेस में हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक लेक्चर या 2 लेक्चर में तो हम बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे और एक क्लास में हम एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल और ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।